हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 साइंस का, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तो बच्चों, आपने जैसे इसके पहले वाले जो चैप्टर है 1 से जो 4 तक, वो मैंने 1 महीने पहले पढ़ाए थे, तो वो आप देखना, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अब जैसे इस पाठ का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, और डोमेनार की त्रिक क्या होती है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या होता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, वो हम इस पाठ में चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में आपने पढ़ा था कि तत्व क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। और हमने ये भी पता किया जो तत्व है, जो आज की तारीख में 118 तत्वों की जो जानकारी हमको मिल चुकी सी है, और 94 जो तत्व हैं प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन जब इन तत्वों के बारे में एक एक करके पता चला शुरू में, तो विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी। अब इन तत्वों को हम कैसे इनको अलग अलग करें कि किस में, तो इनको अलग करने की, इनके गुणों के आधार पर इन्हें अलग करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इनके तत्वों को जिससे हम आसानी से पढ़ सकें। आप इसको ऐसे समझेंगे तो पहला जो पॉइंट है कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। जैसे हमको तत्वों की जानकारी, अभी तो अपन को 118 94, उस समय जैसे अपन को 57 तत्व शुरू में प्राप्त पता थे अपन को। तो इन तत्वों को हम कैसे पता करें, तो जैसे मान लो साबुन है, जैसे दुकान में जाते हैं तो साबुन है, तो साबुन तो कई तरह का होता है, नहाने का अलग होता है, कपड़े धोने का अलग होता है, और नहाने में भी कई वैरायटी हैं। अगर हम इनको अलग अलग नहीं रखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना। उसी प्रकार तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया शुरू में, ताकि इन अब जो अव्यवस्थित हैं उन्हें हम व्यवस्थित कर सकें। जैसे हमने पढ़ा था पहले, तत्वों को हमने धातु और अधातु में वर्गीकृत किया, फिर धीरे धीरे तत्वों को उनके गुणधर्मों के बारे में जैसे जैसे हमको ज्ञान मिला, तो उन्हें हमने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो जैसे शुरू में जब प्रयास किया, तो सबसे पहले किसने प्रयास किया, डोमेनायर की त्रिक। ये बच्चों, ये पेपर में बहुत आता है, डोमेनायर की त्रिक क्या होती है। तो पेपर में ऐसे आता है कि डोमेनायर की त्रिक क्या होती है, और एक उदाहरण से आप समझाओ। अगर उदाहरण नहीं भी हो तो भी आप एक उदाहरण लिखना। अब मैं बात करते हैं, सन 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगांग डोमेनायर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या करा, समान गुणधर्म वाले, तो इन्हें समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लिए और उन्हें समूह में क्या क्या अलग किया, जिसे हमने क्या कहा, डोमेनायर की त्रिक कहा। डोमेनायर ने कैसे अलग किया, इन्होंने त्रिक ने क्या करा, जो तीनों तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान, उनको आरोही क्रम में रखा। 3 तत्वों के समूह बनाए थे इन्होंने, त्रिक मतलब 3 का समूह बनाया था इन्होंने, और तीनों तत्वों को उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम के बाद क्या हो, जो बीच वाला जो तत्व होता था, जो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का कैसे औसत होता था, लगभग जैसे उदाहरण देते लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको इनने एक ही क्रम में रखा। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ये होता है, सोडियम का ये होता है, और पोटेशियम का ये होता है। अगर अपन लिथियम और पोटेशियम को प्लस करके और 2 से अगर हम भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। तो मतलब उनका यही था, जो परमाणु द्रव्यमान था बीच वाले का कैसा होता है, औसत होता है। बीच वाला जो परमाणु द्रव्यमान होता है, दोनों तत्वों के का औसत होता है। जैसे लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, औसत होता है। तो बच्चों, आपको ये उदाहरण भी लिखना पड़ेगा और साथ में ये आपको बताना ही पड़ेगा। ये है डोमेनायर की त्रिक। इसमें अपन देखेंगे समूह ए नहीं करता, बी और सी जो होते डोमेनायर त्रिक बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों का औसत है। आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पहले वाला और तीसरे वाले को अगर प्लस करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आंसर यही आएगा। इसे अपन बोलते हैं डोमेनायर की त्रिक। तो आपको ये बताना पड़ेगा। अब डोमेनायर कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो डोमेनायर का जो जन्म है 1780 से लेकर 1849 इनका समय काल था।
ये जोहान वुल्फगांग डोमिनार, कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी आता है मल्टीपर्पज चॉइस में 1 नंबर का, तो इनके पूरे नाम आप जरूर याद करना। जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की इन्होंने पढ़ाई की थी। इन्होंने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना और समान त्रिक की खोज की और तत्वों के आवर्त सारणी का विकास किया। मतलब सबसे पहले इन्होंने ही तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अपना प्रारंभिक विकास किया था, पर ये असफल रहा। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे क्योंकि ये जो डोमिनार की त्रिक थी ये इन तीनों पर ही लागू हो पाई, उसके बाद एक किसी पर लागू इनका जो सिद्धांत था वो लागू हुआ ही नहीं, तो ये असफल हो गई। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या होता है? तो सन 1866 में, इसके बाद डोमिनार के बाद आए अंग्रेज विज्ञान जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है ना, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रखा। इन्होंने कितने तत्वों का विभाजन किया? तो 56वें तत्व, थोरियम पे से समाप्त किया, 56 तत्वों को ने डिवाइड किया। इनके अनुसार क्या था? पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व से मैच खाता है, इस तरीके से इन्होंने बताया था कि, और इन्होंने अपने इस सिद्धांत की तुलना संगीत से की थी। संगीत में 8 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसीलिए इसको अष्टक सिद्धांत का, इसे न्यूटन का अष्टक सिद्धांत कहा गया। इसमें अष्टक सिद्धांत में क्या है कि जैसे पहला गुण 8वें से, जैसे पहला तत्व 8वें तत्व से मैच खाएगा, दूसरा तत्व 9वें से, तीसरा 10वें से। पर ये इनका सिद्धांत था, पर ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और ये भी असफल हो गया। तो एक प्रश्न ये आता कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत असफल क्यों रहा या क्या कमियां थी? तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कमी थी कि इनका जो अष्टक का सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, उसके बाद कोई तत्व मैच नहीं करा। और जब इन्होंने वर्गीकरण किया था तब केवल प्रकृति में 56 तत्व विज्ञान थे। अभी तो 94 और 118 तत्व अपन ने पढ़े अभी शुरू में, लेकिन उस समय जब इन्होंने करा था तब 56 तत्व विज्ञान थे और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व मिले गए, इसलिए अष्टक सिद्धांत से मेल लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद जो हल्के तत्वों के लिए यह सिद्धांत लागू ही नहीं हुआ और नोबल गैसों की जो खोज हुई वो भी अष्टक सिद्धांत पर लागू नहीं। इस प्रकार जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था वो भी फेल हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे अब मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये भी बच्चों पेपर में बहुत आती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, इनकी क्या उपलब्धियाँ थी, उनकी क्या कमियाँ थी, क्या सीमाएं थी। तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेंडलीव थे कौन? तो तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेयस, मेन श्रेय मतलब डोमिनार ने और न्यूलैंड ने तो की थी प्रयास किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य श्रेय मेंडलीव को ही जाता है। इनका जो फुल नेम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये भी मल्टीपर्पज चॉइस में 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो आप ये पूरा नाम याद रखें। इन्होंने भी तत्वों का जो वर्गीकरण किया वो मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर इन्होंने इसे व्यवस्थित किया। जो मेंडलीव थे इनका जो जन्म है 1834 से 1907 तक इनका शासनकाल रहा। तो बच्चों ये आप याद कीजिए करा, इनका जो जन्म है 8 फरवरी को हुआ था और इनकी जो खोज में माँ का ये प्रमुख सहयोग मानते हैं। तो ये आप समझ लेना, क्योंकि अपन को पता होना चाहिए कि मेंडलीव कौन थे। जब मेंडलीव ने ये कार्य प्रारंभ किया तब 63 तत्व विज्ञान थे। अभी जो न्यूलैंड ने किए थे 57 तत्व थे। जब इन्होंने किया तो 63 तत्व विज्ञान थे तब इन्होंने ये काम किया। और इन्होंने भी तत्वों को परमाणु, द्रव्यमान, भौतिक, रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या करा, रासायनिक गुणधर्म के अंदर मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर विशेषकर ध्यान केंद्रित किया। और इनका जो मेन जो सिद्धांत था मेंडलीव की आवर्त सारणी जो बनाई, प्रश्न आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी का मूल सिद्धांत का किसके आधार पर बनी थी? तो तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनी मेंडलीव की सारणी बनाई थी। इन्होंने जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उसे ग्रुप और क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने आवर्त का, ये भी बच्चों पेपर में आता है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आपको दिख रही होगी। जो लंबे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखा है ये ग्रुप है ना, समूह है, और जी आवर्त है, जी आवर्त। इस प्रकार इन्होंने इसको
करा। अब मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी, मतलब उपलब्धियाँ क्या थी। तो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, ये पेपर में एक प्रश्न आता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ थी, परिशुद्धता उपयुक्तता के ठोस प्रमाण मिल गए थे अपन को, और मेंडेलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनों ने इनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया बल्कि इनके जो सिद्धांत की अवधारणा को भी इन्होंने सृजक माना। जो मेन बात है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जबकि इनके सिद्धांत की अवधारणा को भी सृजक माना। और जो पर्यावरण पहले अक्रिय गैस नहीं थी, बाद में इनकी खोज हुई। जब इन गैसों का पता चला तो पिछली अवस्था को छेड़े बिना इन्हें हमने मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आसानी से हम रख सके। तो ये तो इनकी लिए उपलब्धियाँ। अब एक प्रश्न आता है कि मेंडेलीव के वर्गीकरण मतलब इनकी क्या सीमाएं थी, मतलब इसमें क्या कमियां थी जिसके कारण ये भी सफल नहीं रह पाई। तो सबसे पहले जो कमी थी, हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं मिल पाया। ये पेपर में बहुत आता है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिल पाया था, सबसे पहली कमी थी, है ना। मेंडेलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद भी समस्थानकों का पता चला। तो किसी भी तत्व के समस्थानकों के रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। इस कारण मेंडेलीव की आवर्त सारणी में समस्थानकों को भी एक निश्चित स्थान नहीं मिल पाया। तो एक सबसे बड़ी ये कमी थी कि इस प्रकार तत्वों के समस्थान मेंडेलीव के आवर्त नियम के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तत्व से दूसरी तत्व के आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो ये कठिनाई आती। तो मतलब मेंडेलीव की आवर्त सारणी की दो कमियाँ थी, एक तो हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिल पाया, दूसरे समस्थानकों के लिए भी मेंडेलीव के आवर्त नियम में इन्हें रखना एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई थी। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। उस पर भी कई प्रश्न आते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।